नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर है, जेडीयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। हालांकि कई सारे कयास लग रहे थे, कई नामों की चर्चा भी हो रही थी। पहले तो इस खबर को नकारा भी गया, लेकिन कल जब नीतीश कुमार मीटिंग में पहुंचे कार्यकारिणी की, तो वहां पर इस बात का फैसला हो गया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह होंगे। हालांकि उसके पहले बहुत सारी बातें जेडीयू में अंदर खाने होती रही, उसको लेकर कयास लगते रहे, लेकिन कल ये साफ हो गया कि अब ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, पहले क्या कुछ हुआ है, किस तरह की बातें होती रही, उस पर उनका क्या कहना है, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ खुद ललन सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है ललन सिंह जी आपका एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यह है कि आपको पता कब चला कि आप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं? कल जब आप 3 लोग उस गाड़ी में सफर करके मीटिंग तक पहुंचे, तभी पता चल गया था या पहले से? जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी तब पता चला। लेकिन जब पहले आपके पार्टी के दूसरे नेताओं से जब बात हो रही थी, मीडिया से वो बात भी कर रहे थे, तो वो कह रहे थे पार्टी के एजेंडे में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है सर? आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए अगर बता पाएं। नहीं, वो लोगों का परसेप्शन होगा, लोगों की सोच होगी, लेकिन हमको पता तभी चला जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ हुई। ठीक है सर, आगे की रणनीति आपकी क्या रहने वाली है, खास करके पार्टी को लेकर, जेडीयू को लेकर? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जेडीयू के अंदर से गुटबाजी को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई। देखिए, आगे की रणनीति इसमें तो कुछ है नहीं, संगठन चलाना है और संगठन चलाने की जिम्मेवारी मुझको दी गई है। अब संगठन को मजबूत करना है, उसको गांव-गांव तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 15.5 वर्षों में, उसको घर घर तक पहुंचाना है। यही संगठन का काम है और संगठन को जितना ताकतवर सशक्त बनाइएगा उतना ही आप मजबूत होइएगा। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपकी छवि हमेशा एक रणनीतिकार की रही है, एक मजबूत रणनीतिकार जो किसी भी संकट से निकालने के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार कर सकते हैं पार्टी के लिए। और अब जो स्थिति बनी थी पार्टी में, या जिस तरह की बातें बार बार हो रही थी आरसीपी सिंह साहब के मंत्री बनने के बाद, तो उसके बाद आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उस लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, रणनीतिकार का कोई मतलब नहीं होता है। हमको जो काम जिम्मेवारी आज तक मिली है उसका हमने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है। और जहां तक संगठन चलाने का सवाल है, 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, नवंबर 2005 में, उस समय मुझको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और 5 साल तक हम प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे वहां। और संगठन की जिम्मेवारी भी हमने निभाया ईमानदारी के साथ, संगठन को जितना विस्तार हो सकता था। और उस समय संगठन चलाना एक और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसके पहले का जो शासनकाल था उसमें ऐसा माहौल था कि उस माहौल में सत्ता पक्ष में और जो हम लोग के कार्यकर्ता थे वो बहुत भयभीत थे, लेकिन उन सब में उत्साह भर के और उनको अनुशासित रख के सरकार में संगठन के साथ सरकार का समन्वय स्थापित किया था। तो इसलिए वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए। हम उस काम को करते रहे हैं और फिर भी करें, आगे भी करेंगे। इसीलिए मैंने आपको रणनीतिकार कहा था सर, और इसीलिए लोग भी कहते हैं आपको रणनीतिकार। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा सर, 2019 में भी आपके नाम की चर्चा हो रही थी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, अभी जुलाई में भी नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिर हुआ ऐसा क्या कि मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं मिल पाई? किस बात की मंत्रिमंडल की बात आप कर रहे हैं? जी जी जी। किसकी चर्चा कर रहे हैं आप? मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं सर। 2019 में भी आपका नाम चला था, आरसीपी सिंह साहब का नाम चला था, लेकिन इस बार आरसीपी सिंह साहब मंत्री बन गए, लेकिन आपका नाम, आप वहां नहीं पहुंच पाए। ऐसा क्यों? वजह क्या रही? मतलब पार्टी की तरफ से कोई दिक्कत रही या बीजेपी के साथ तालमेल उस हिसाब से नहीं हो पाया? वो पार्टी का निर्णय था, और जो पार्टी का निर्णय है वही निर्णय है। 2019 में एक निर्णय हुआ था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक निर्णय लिया था। और 2021 में श्री आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक निर्णय लिया। तो जो निर्णय पार्टी का है वही निर्णय पार्टी का है और सबको उसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें कहाँ कोई परेशानी है। तो इसीलिए मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जो आरसीपी सिंह साहब के मंत्री बनने के बाद कई तरह की खबरें बिहार में भी आती रहीं, दिल्ली में भी आती रहीं कि जेडीयू के अंदर गुटबाजी हो गई है, अलग अलग खेमेबाजी हो गई है, धड़े हो गए हैं, तो इसको कैसे ठीक करेंगे सर?
क्योंकि ये तो सबसे बड़ी चुनौती होगी। नहीं, देखिए जेडीयू में कोई खेमेबाजी नहीं है। जेडीयू में ये हमने कल भी कहा था, जेडीयू में बहुत लोग समता पार्टी के शासनकाल से जुड़े हुए लोग थे और वो थोड़ा सक्रिय नहीं है। हमने कल भी कहा था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, हमने प्रेस को भी बताया और हम आज आपको भी कह रहे हैं कि जो भी पार्टी के साथी कार्यकर्ता पुराने जो हैं, वो जो समता पार्टी के शासनकाल से जुड़े हुए हैं उन सबको सक्रिय करेंगे। उनका परामर्श भी है, वो अनुभव है उनका परामर्श लेंगे और नई पीढ़ी को पार्टी के संगठन के साथ जोड़ेंगे। यही मेरा काम है, ये समन्वय स्थापित करके पार्टी को मजबूत करना है। ठीक है, ये तो बिहार की बात हो गई सर। बिहार के बाहर पार्टी को आगे बढ़ाने की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अभी तो अब कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर के भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं, चर्चा चल रही है? देखिए, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट के भी मणिपुर हैं और उत्तर प्रदेश है, तो इन राज्यों के भी साथियों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हमारी पार्टी है, हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बात होगी सीटों के समझौते की। अगर वो समझौता नहीं हो पाएगा तो हम लोग अपनी पार्टी को अलग लड़ेंगे, इसलिए कि आज की तारीख में हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से समझौता सिर्फ बिहार तक सीमित है। अब बिहार से आगे हम लोग बात करेंगे, अगर उसमें सहमति बनती है तो अच्छी बात है और नहीं बनती है तो हम अपनी पार्टी के विस्तार करने के लिए वहां के उन राज्यों के साथियों के साथ विचार विमर्श करके जो भी उम्मीदवार हम खड़ा कर सकते हैं हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सर, एक चीज समझना चाहेंगे, बार बार ये कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में कि बिहार में वर्तमान में जेडीयू जो है वो बीजेपी के दबाव में है क्योंकि विधायकों की संख्या कम है। केंद्र में भी बात हो रही थी मंत्री पद के कोटे को लेकर, तो जिस कोटे की मांग हो रही थी, जो कहा गया आप लोगों की तरफ से, वो कोटा पूरा नहीं हुआ, केवल एक मंत्री पद मिला। तो इसको लेकर बार बार सवाल उठता है, तो ये समन्वय कैसे ठीक होगा? देखिए, जो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वभाव को जानते हैं वो इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये चर्चा की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी दबाव में काम नहीं करते हैं, ये उनका स्वभाव प्रारंभ से रहा है। भारत सरकार में, केंद्र में भी माननीय आदरणीय स्वर्गीय अटल जी के सरकार में जब वो मंत्री थे तब भी, बिहार के मुख्यमंत्री भी 2005 से हैं तब भी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। और यह भी भ्रम है कि वहाँ कोई दबाव है। बिहार में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो सरकार है उसमें 4 पार्टियां शामिल हैं। भारतीय जेडीयू है, भाजपा है, हम पार्टी है और वीआईपी पार्टी है। इन चारों पार्टियों में समन्वय है और समन्वय के साथ काम होता है। कहीं कोई दबाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सरकार ठीक ढंग से चल रही है। सर, विधानसभा चुनाव के बाद से ललन सिंह जी, बार बार ये बात होती रही कि जेडीयू जो है वो लवकुश की पार्टी होकर रह गई है, कुर्मी कोरी समाज की पार्टी होकर रह गई है। इस छवि को तोड़ना होगा, इस छवि को तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। तो उसकी रणनीति, और क्या इसीलिए आपको नीतीश जी ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है? क्योंकि सबको साथ लेकर चलना भी जरूरी है अगर आगे जाना है। ये तो भ्रम फैलाने वाले लोग जो पार्टी में, जिनको पार्टी के खिलाफ जो लोग हैं, उनको कोई जब विषय नहीं मिलता है तो इसी सब तरह का भ्रम फैलाते हैं। इस पार्टी के अंदर कोई भी जाति का मतलब नहीं है। आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जब 2005 में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बने थे तो उस समय भी उन्होंने मुझको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। हम 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मुंगेर से चुनाव हार गए और हारने के 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझको बिहार विधान परिषद में बना के और राज्य सरकार का मंत्री नियुक्त किया। इस तरह की चीजें बेकार भ्रम में लोग रहते हैं और जो भ्रम में रहते हैं वही इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। जो नीतीश कुमार जी के खिलाफ किसी तरह का प्रचार नहीं कर सकते हैं वो इसी तरह का अनर्गल प्रचार करते हैं। सर, आप अनर्गल प्रचार की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से नेता दबी जुबान में जेडीयू के कहते रहे। जिस तरह से आरसीपी सिंह जी मंत्री बने, उसमें कहा गया कि शुरुआती दौर में तो नीतीश जी को विश्वास में लिया ही नहीं गया, उन्होंने अपने स्तर पर फैसला कर लिया। ये ऐसी भी बातें सामने आई पार्टी को लेकर? नहीं सुन पाए आपका सवाल।
सर, जिस तरह से आरसीपी सिंह जी मंत्री बने थे, उसको लेकर के भी कई बार पार्टी के ही नेता अलग अलग मंचों पर या खुलकर ना भी बोल रहे हो लेकिन दबी जुबान में जरूर बोल रहे थे कि नीतीश जी को विश्वास में नहीं लिया गया या उम्मीद कुछ और हो रही थी, हो कुछ और गया। इस तरह की बातें होती रही हैं सर, जो पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। नहीं, उस बात की चर्चा का कोई मतलब नहीं है। वो पार्टी का निर्णय था और आरसीपी सिंह अगर केंद्र सरकार में मंत्री बने, वो पार्टी का फैसला है और जो पार्टी का फैसला है वो सबों को स्वीकार है, सब लोग उसको स्वीकार करते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं। तो बिहार में जेडीयू को मजबूत कैसे करना है सर अभी, खास करके विधायकों के लिहाज से, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आपकी निगाहें उस ओर भी हैं। नहीं, ये सब बेकार बात है। किसी की निगाहें किस पर नहीं होती है, किसी की निगाह किसी पर रहने से कुछ थोड़ी होता है। ये तो अपने आप जो लोग चाहते हैं वो करते हैं, इसमें किसी की निगाह की कोई बात नहीं होती और हम लोग का इस सब मामले में कोई प्रयास नहीं है हम लोग का जी। लेकिन ललन सिंह जी, चिराग पासवान तो खुलकर ही आरोप लगाते रहे ना, आपका नाम लेते रहे कि उनकी पार्टी आप लोगों ने तोड़ी है। चिराग पासवान जी की पार्टी के सांसद जो है वो बैठे, वो जाके मिले लोकसभा के अध्यक्ष से, उन लोगों ने लिख के दिया, उसमें हम लोग का और हमारा कहाँ लेन देन है, हम लोग का कोई लेन देन उसमें नहीं है। ये उनकी पार्टी के अंदर, देखिए उनकी पार्टी के अंदर जो लोग अपने गिरबान में नहीं झांक के देखते हैं वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। उनकी पार्टी के अंदर विधानसभा के चुनाव के समय से अंदर अंदर बहुत आक्रोश था, इसलिए कि जिस तरह से वो फैसले कर रहे थे और जिस तरह से वो घोषणा कर रहे थे, अब उस आक्रोश को वो नहीं पहचान पाए तो इसमें उनका दोष है ना। अब अपनी गलती को दूसरे के मत्थे मढ़ के अपना देश झाड़ लेना, उनको चिंतन करना चाहिए कि कहां उनसे चूक हुई, क्योंकि पार्टी का साथी कोई जो इतने लंबे समय से रहता है, और पारस जी तो उनके चाचा हैं। अब ये लंबे समय तक परिवार के साथ रहे। पारस जी तो जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे और उनके साथ समय में पारस जी पूरा पार्टी को देखते थे। अब वो पारस जी क्यों दुखी हो गए, ये तो उनको ना देखना था। तो अपनी गलतियों को अपनी गिरबान में झांक के देखने के बजाय दूसरे का आप गलती खोजते रहते हैं और दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। तो इसका जवाब आप क्या देंगे सर, क्योंकि बिहार में एक तरफ जेडीयू है, एलजेपी के तमाम नेता हैं, अब चिराग पासवान इस तरह का आरोप लगाते हैं। रामविलास पासवान की अपनी एक बड़ी छवि रही है और कई मौकों पर नीतीश जी और रामविलास पासवान एक साथ भी नजर आए हैं और रहे हैं, तो ऐसे में इसको भी ठीक करना जरूरी होगा। उसके लिए कुछ सोचा है आपने अभी? नहीं, चिराग पासवान जी क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हाँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बिहार की राजनीति में और दलित वर्ग के लोगों में जागृति लाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके इस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रति सबों का सम्मान रहा है। सब लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते रहे और हम लोग तो 1977 से देखते रहे हैं, जब वो पहली बार सांसद के रूप में चुनाव जीत के आए थे। तो हम लोग का तो उससे समय से संबंध रहा है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और रामविलास पासवान जी एक प्रदेश के एक सम्मानित नेता थे। अब आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन दलित वर्ग के लोगों को उन्होंने संगठित करके उनको आवाज़ देने का काम किया। उनके इस योगदान को कोई आने वाले समय में नहीं भुला सकता। ठीक है सर, 2005 में आरजेडी को सत्ता से बेदखल करने में बड़ा योगदान रहा था आपका। चारा घोटाला सामने लाने में 3 लोगों का योगदान था, जिनमें से एक आप खुद भी थे। तो अब सवाल यह है कि उस वक्त जो सोशल इंजीनियरिंग आपने तैयार की थी, या यूँ कहें सामाजिक समीकरण का ताना बाना बुना था, जिसके बाद नीतीश जी सत्ता में आए और आज तक बने हुए हैं, मजबूती से बने हुए हैं, क्या ऐसी ही कोई रणनीति लेकर आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसी कोई रणनीति फिर से तैयार करनी है ताकि आगे की राह भी आसान हो सके? आपकी आवाज पूरी साफ नहीं आई सर। मैं जानना चाह रहा हूं 2005 में जो आपका योगदान था एक सामाजिक समीकरण बनाने में, बिहार में आरजेडी को सत्ता से बेदखल करने में, क्या वैसी ही कोई रणनीति बनाने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है? 2005 में किसको सत्ता से बेदखल कर दी?
सर आरजेडी को किया था आप लोगों ने 2005 के पहले, और उसके लालू बाद प्रसाद जी का जो जी जी कहिए। 2005 के पहले भी वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2005 के फरवरी के चुनाव के बाद नहीं सर, जो बिहार में सीटें मिली, ये मेरा सवाल आरजेडी को लेकर है ललन सिंह जी, आरजेडी को लेकर है जी, आरजेडी को लेकर है, लालू प्रसाद यादव को लेकर है। तो आरजेडी तो अपने कर्मों से गई ना, उसमें हम लोग का क्या दोष है? आरजेडी अपने कर्मों से गई। अब उस समय हम 2005 के फरवरी के विधानसभा चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुमत हो गया, तो लालू प्रसाद जी जाके प्रधानमंत्री आवास में बैठ गए और विधानसभा को उन्होंने भंग करवा दिया। अब उसका आक्रोश उनको 2017 की विधानसभा का 2005 के सितंबर के चुनाव में देखना पड़ा। उनको जनता ने नकार दिया। इसमें हम लोग का क्या योगदान रहा? वो अपने कर्मों से गए। 15 वर्षों में उन्होंने बिहार को जहां पहुंचा दिया, लोग सोचते भी नहीं थे कि लालू प्रसाद जी से छुटकारा बिहार को मिलेगा। तो अभी क्या आप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, खतरा देख रहे हैं आरजेडी से जेडीयू को? क्योंकि बार बार हर मंच से तेजस्वी जो है वो बार ये कहते रहे हैं कि बहुत जल्द सरकार गिर जाएगी, सरकार अपने आप गिर जाएगी। कभी वो 2 महीने की डेडलाइन दे देते हैं, कभी वो 3 महीने की डेडलाइन दे देते हैं। ये एक कहावत है हम लोग के यहाँ देहात में कि जो सिक्का होता है ऊपर, उसमें दही जमा रहता है, और दही का जो छाली है उसका सुगंध इतना बढ़िया रहता है कि बिल्ली जो है उसी के नीचे बैठी रहती है, इस आशा में कि वो सिक्का टूट जाएगा और हम दही खा लेंगे। तो यही हालत है उन लोगों का। वो लोग इसी मुगालते में जी रहे हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, देखते रहें। उनको शुभकामना है सपना देखने के लिए। लेकिन बिहार में सरकार चल रही है और 5 साल तक कार्यकाल पूरा करेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद ललन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और एक बार फिर से नई जिम्मेदारी के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।